नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। और आज की हमारी आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अगली क्लास रहेगी, यानी 5 नंबर क्लास होगी हमारी। तो कल हमने बात की थी प्रतिरोध के बारे में और धारा 1 एम्पीयर की और 1 एम्पीयर की रासायनिक परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। उसके बाद में हमने वोल्टेज विभवांतर और वोल्टेज और विभवांतर में अंतर की बात की थी। और आज हम आगे टॉपिक करेंगे अपना प्रतिरोध का। प्रतिरोध भी कुछ बातें थी, मुख्य मुख्य बातें हमने प्रतिरोध की पढ़ ली थी कि प्रतिरोध किसको बोलते हैं। प्रत्येक पदार्थ के द्वारा अपन में अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करने का गुण जो होता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और इसके बाद में हम एक अंतर्राष्ट्रीय ओम की परिभाषा जानी थी। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम की परिभाषा के बाद हमने आज आगे का टॉपिक करेंगे चालकता का। और आगे की जितनी भी क्लासें होगी तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की महत्वपूर्ण क्लासें होगी, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम ITA आधारित है, हरियाणा लाइनमैन, SA और PHPCL ALM, जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन रहता है वहाँ पर आपको काम आने वाली ये क्लासें रहेंगी। तो आज की अपनी पहली क्लास रहेगी, पहला टॉपिक रहेगा कि प्रतिरोध के बारे में चालकता यानी जिस प्रकार प्रतिरोध होता है उसका विपरीत यानी चालकता होती है। धारा को रोकने का काम करता है प्रतिरोध, तो धारा को सुगमता प्रदान करती है, यानी किसी पदार्थ में से धारा को प्रवाह करने के लिए उसको मार्ग प्रदान करती है, उसको बोलते हैं चालकता। पदार्थ में से, किसी पदार्थ में से या धातु में से धारा प्रवाहित कराने के लिए जो सुगमता प्रदान करे, उस गुण को, धातु के उस गुण को चालकता कहते हैं। यानी धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे उसको प्रतिरोध, और बाधा उत्पन्न न करे, बाधा उत्पन्न के न करके उसको सुगमता प्रदान करे उसको क्या बोलते हैं, चालकता। जिस प्रकार हम चालकता का मात्रक की बात करें, चालकता का मात्रक, तो इसको बोलते हैं साइमन। ये कई जगह होता है, इसका दूसरा नाम सीमेंस। और एक अन्य मात्रक के नाम होता है महो, ज़्यादातर महो आता है। महो का प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार, यानी ओम का प्रतिरोध, ओम का प्रतीक हमने इस प्रकार पढ़ा, तो इसका महो का इसका जस्ट विपरीत हो गया, यानी चालकता है वो प्रतिरोध का जस्ट विपरीत है। इसके बाद में हम बात करेंगे चालकता का प्रतीक, यानी प्रतीक की बात करें। चालकता का प्रतीक है वो किससे प्रदर्शित करें, चालकता को जी से, कंडक्टेंस, यानी चालकता को जी के प्रतीक से हम प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो हम IT इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज चला रखी है, मिक्स क्वेश्चनों की, निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है वो, प्रीवियस ईयर में आए हुए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर उसमें अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी आपको एग्जाम तक वो क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये क्लासें भी आपको थ्योरी का जो बेस बनाने के लिए क्लासें भी जरूरी है। तो धीरे धीरे मैं उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, फालतू की चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो आज हम अगला अपना टॉपिक करेंगे कि विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं, और कुछ पहले पढ़ते हैं विद्युत धारा की किस्म, या बोल सकते हैं प्रकार। यानी हमने पढ़ा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार विद्युत को इस ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। तो इसे विभिन्न इसके रूप होते हैं, रूपांतरण ऊर्जा का हम कर सकते हैं, और इसके प्रभाव के रूप में ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं, न जिसको देख सकते हैं न छू सकते। तो आगे मैं इसी ऊर्जा के प्रभावों पर बात करेंगे, किस प्रकार, कितने प्रकार के ऊर्जा के प्रभाव होते हैं और कितने प्रकार की ऊर्जा होती है। तो धारा की किस्म यानी प्रकार, तो जैसे 2 प्रकार की धारा होती है, एक होती है अपने DC धारा और एक होती है AC धारा। और DC का उत्पादन है वो लगभग 600 या 650 वोल्ट तक ही किया जाता है। और AC का उत्पादन है जैसे 33 kV, 11 kV, 66 kV, बहुत अधिक मात्रा में, मतलब
डीसी की तुलना में एसी का उत्पादन वो बहुत अधिक वोल्टेज पर होता है। तो डीसी पर बात कर लेते हैं कि डीसी कितने प्रकार की होती है। डीसी तो डीसी धारा होती कौन सी है, यानी जिस धारा के मान में मान और दिशा में कोई परिवर्तन ना आए, धारा के मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक स्थिर मान की या स्थिर आयाम की धारा होती है, जिसको हमें डीसी धारा बोलते हैं। तो डीसी धारा वो दो प्रकार की होती है, यानी इसे डीसी धारा के मान में और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक अपने निश्चित मार्ग पर सीधी रेखा के रूप में चलती रहती है। तो आगे चलकर डीसी धारा के दो प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक होता है शुद्ध डीसी। शुद्ध डीसी यानी शुद्ध डीसी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, यानी शुद्ध डीसी इस प्रकार होती है, जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपने धारा ये इस प्रकार अपने एक निश्चित मार्ग पर चलती रहती है सीधी रेखा के रूप में, तो न इसके दिशा में परिवर्तित हुआ न इसके मान में। और शुद्ध डीसी को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, तो शुद्ध डीसी को हम सेल और बैटरी के माध्यम से हम शुद्ध डीसी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आती है पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग या इसको बोल सकते हैं स्पंदित डीसी। यानी इस डीसी के दिशा मान में तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होती है कि पल्सेटिंग डीसी। इस प्रकार की इसका प्रतीक बनता है, यानी इसका एक मान यानी धारा का मान समय समय पर बदलता है, लेकिन ये ऊपर वाला जैसे मान और ये नीचे वाली दिशा, लेकिन धारा एक सीधी रेखा के रूप में धारा कभी इसका मान है वो अधिकतम होता है, कभी कम, कभी अधिकतम कभी कम, इस प्रकार वो एक पल्सेटिंग डीसी इसको बोलते हैं, यानी एक शुद्ध मान की डीसी नहीं होती वो। और ये डीसी अब किससे उत्पादित होती है, ये जैसे डायनमो के माध्यम से, और जैसे जनरेटर, डीसी जनरेटर, इनके माध्यम से जो डीसी प्राप्त होती है वो एक पल्सेटिंग डीसी होती है, शुद्ध डीसी नहीं होती। और आगे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में बात करेंगे कि पल्सेटिंग डीसी को हमें जैसे शुद्ध करने के लिए रेक्टिफायर यंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसके मान में परिवर्तनों का कम करने के लिए, शुद्ध डीसी को बदलने के लिए डायोड वगैरह हमें काम में लेते हैं। आगे इस पर बात करेंगे। हमने पढ़ा डीसी धारा, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एसी धारा, जिसका आधुनिक जीवन में इसी का उपयोग होता है। एसी धारा जैसे जिस धारा के मान और दिशा नियत समय पर नियत दर पर लगातार बदलते रहते हैं, यानी एक इसकी निश्चित फ्रीक्वेंसी के रूप में होती है। तो एक वो धारा जिसके मान और दिशा लगातार बदलते रहते हैं उसे एसी धारा में कहते हैं। तो एसी धारा जैसे इस प्रकार होती है दोस्तों, 360 डिग्री का एक इसका कोण बनता है, इस रूप में होती है। यानी ये अगर इसका पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव मान है, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव यानी ऋणात्मक मान हो गया, तो धारा की ये मान भी बदल गया, यानी धारा यहाँ से जीरो से धारा शुरू हुई और 90 डिग्री तक यहाँ पर धारा अपने अधिकतम मान तक पहुंची, बाद में 180 डिग्री तक धारा आ गई। तो यहाँ पर 180 और इसके बराबर आने के बाद में 180 पर आने के बाद में धारा दूसरी विपरीत दिशा में चली गई, यहाँ पर 360 डिग्री, यानी माइनस में इसका मान अधिकतम यहाँ तक बढ़ा और अधिकतम है यहाँ तक बढ़ा। तो इस प्रकार से एसी के मान में और दिशा में लगातार परिवर्तन होते हैं दोस्तों, यानी किसी भी समय इसका मान है वो स्थिर नहीं है, अलग अलग समय पर इसकी दिशा और मान है वो अलग अलग है दोस्तों। तो इसे हमें एसी धारा के रूप में, इसे साइन वेव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी एसी धारा को हमें साइन वेव के रूप में, साइन वेव होती है, साइन वेव के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
और आपको पता है कि जिस प्रकार डीसी धारा का उपयोग, डीसी धारा का उपयोग लिख लेते हैं, डीसी धारा का उपयोग, एक तरफ एसी धारा का उपयोग, एसी धारा उपयोग। तो डीसी धारा का उपयोग की बात करें तो बैटरी चार्जिंग, यानी बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जैसे धातु शुद्धिकरण, धातुओं का प्यूरिफिकेशन, धातुओं का शुद्धिकरण और रासायनिक सेल, इनमें हमें डीसी धारा का उपयोग करते हैं। और एसी धारा का उपयोग जैसे सामान्य घरेलू कामों में आती है, सामान्यतः घरेलू कार्यों में और औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों में मतलब ऐसी धारा का उपयोग हमें जैसे आधुनिक जीवन में ऐसी धारा का उपयोग हम करते हैं। और डीसी धारा का उपयोग सीमित होता है, इसी कारण वो डीसी धारा को हमें कम काम में लेते हैं, क्योंकि इससे हमें एक स्थिर मान की धारा होती है जिसका हम कुछ ज्यादा उपयोग इसके नहीं है, तो इसका कम लगभग 650 वोल्ट तक इसका उत्पादन किया जाता है। और उस ऐसी धारा को हमें 11 kV या इससे अधिक भी पैदा कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कुछ धारा के प्रभाव होते हैं। तो ऐसी धारा ही हमारे सामान्य जीवन में ज्यादा काम आती है, डीसी धारा का कोई महत्व नहीं है इतना। तो ऐसी धारा की बात करें तो ऐसी धारा के कुछ प्रभाव होते हैं। ऐसी धारा के प्रभाव, तो ऐसी धारा के अगर प्रभाव की बात करें दोस्तों तो बात करते हैं नंबर 1 ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव यानी जब किसी वस्तु को धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उसमें एक गर्म हो जाती है, तो उसके गर्म होने का गुण ही क्या होता है, ऊष्मीय गुण होता है उसका। यानी जब ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब वैद्युतिक युक्ति के माध्यम से, वैद्युतिक युक्ति में धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो वह गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। और इसी गर्म होने के गुण को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। यानी जैसे वैद्युतिक तार हो गया, लैंप हो गया, इनमें हीटर हो गया, जब हम धारा प्रवाहित करवाते हैं तो हीटर का हीटिंग एलिमेंट का जैसे प्रतिरोध सर्वाधिक होता है, तो उससे प्रतिरोध के कारण ही वो एक ज्यादा गर्म होता है, और उस गर्म होने को हम क्या बोलते हैं, उसका ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जैसे नंबर 2 चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने की थी दोस्तों, जूल ने। और चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरेस्टेड ने की थी। ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। इस प्रभाव के अनुसार जब कोई चालक में धारा प्रवाहित करवाई जाती है और धारा प्रवाहित चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी धारावाही चालक हो गया, धारावाही चालकों को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखने पर या बीच में गतिमान करवाने पर उस चालक पर यानी एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और इसी सिद्धांत पर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया गया था। और एक अगला प्रभाव हम पढ़ेंगे, धारा का एक रासायनिक प्रभाव होता है ना। यानी धारा को हमें विभिन्न प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। तो नंबर 3 हो गया रासायनिक प्रभाव।
रासायनिक प्रभाव की खोज है वो किसने की थी? फेराडे ने। सॉरी, रासायनिक प्रभाव की खोज वोल्टा ने की थी। वोल्टा नामक के वैज्ञानिक ने रासायनिक पदार्थों के माध्यम से सेल का निर्माण किया था, और इस सेल के द्वारा उन्होंने एक विद्युत का निर्माण किया गया था, जो एक स्थिर विद्युत थी, सितारों में प्रवाहित नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ एक रूप में ही उसका काम था, ज्यादा इसका उपयोग नहीं था। लेकिन इसके बाद में फेराडे ने एक चल विद्युत का आविष्कार किया था, वोल्टा ने स्थिर विद्युत का आविष्कार किया था। रासायनिक प्रभाव जब किसी रासायनिक विलयन में से डीसी धारा प्रवाहित करवाई जाए तो उस विलयन के अवयव है वो, तो विलयन के यानी उस रासायनिक विलयन के अवयव आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यानी एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है, और एनोड और कैथोड के रूप में दो धात्विक छड़ होती हैं, उन्हीं के माध्यम से एक परिपथ का निर्माण होता है। तो रासायनिक प्रभाव की हमने बात की। रासायनिक के बाद में हम पढ़ते हैं एक किरण प्रभाव। किरण प्रभाव, तो धारा का किरण प्रभाव कौन सा होता है? यानी जब किसी निर्वात नलिका में से उच्च मान की उच्च वोल्टेज उच्च फ्रीक्वेंसी की धारा प्रवाहित करवाई जाती है। यानी निर्वात नलिका में जब उच्च वोल्टेज और उच्च फ्रीक्वेंसी की धारा प्रवाहित करवाई जाती है, तो एक एक्स रे एक्स किरणों का प्रभाव उत्पन्न होता है, एक्स रे का प्रभाव उत्पन्न होता है। और इस किरण प्रभाव को हमें जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जब एक्सरे करवाया जाता है, हड्डियों का छायाचित्र प्राप्त करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर विद्युत का कौन सा प्रभाव है लागू होता है? किरण प्रभाव। यानी किरण प्रभाव में निर्वात की नलिका में जब उच्च वोल्टेज उच्च फ्रीक्वेंसी की धारा प्रवाहित करवाई जाती है, तो एक्स किरणों का प्रभाव उत्पन्न होता है, और इसी किरणों का प्रयोग हमें चिकित्सा के क्षेत्र में छायाचित्र प्राप्त करने के लिए, यानी हड्डियों का छायाचित्र यानी टूटी हुई हड्डी को छायाचित्र प्राप्त करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग वो किया जाता है। और आगे हम बात कर लेते हैं गैस आयनीकरण का। गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण यानी सब एक जिस प्रकार जैसे ट्यूबलाइट होगी, सोडियम वेपर लैंप हो गया, कांच की नलिका में से जब इन्हें निर्वात में जब कोई गैस भर दी जाती है, सोडियम वेपर लैंप, नियोन गैस, इस प्रकार की गैसें भर दी जाती है, उनमें उस गैसों का आयनीकरण शुरू हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है कि कांच की नलिका में जैसे सोडियम वेपर गैस, नियॉन, सोडियम वेपर गैस और नियॉन, जैसे क्रिप्टॉन, जीनॉन आदि गैसें भर दी जाती हैं। आदि गैस भर देने पर जब धारा प्रवाहित करवाई जाती है, तो उसमें उस गैसों के आयन है वो टूट जाते हैं और
एक रोशनी पैदा करने लगते हैं, यानी गैस भर देने पर, धारा प्रवाहित करवाने पर गैसों के आयन है वो टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं, विभक्त होकर रोशनी पैदा करते हैं। जैसे हमारी ट्यूबलाइट हो गई और नियॉन, सोडियम वेपर लैंप आदि होते हैं, इनमें गैस आयनीकरण के प्रभाव के द्वारा ही उसमें वो प्रकाश है वो पैदा होता है। वो आगे हम बात करते हैं चालक और अचालक का अपना अगला टॉपिक। यहाँ पर धारा का एक बार टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, आगे भी चर्चा इस पर होती रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों चालक और अचालक, और एक होता है इन दोनों के बीच का अर्धचालक। तो चालक हम किसको बोलते हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बहुत हो, तो धारा का प्रवाह में सुगमता प्रदान करे, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। चालक की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाला पदार्थ चालक कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाला पदार्थ है वो चालक कहलाता है, और इसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। तो प्रमुख चालकों की हम बात करेंगे आगे दोस्तों, यानी प्रमुख चालक कौन कौन से होते हैं। जैसे बात करते हैं तांबा, और विभिन्न प्रकार के चालक हो गए, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पित्तल, लोहा, लेड, टिन, नाइक्रोम, इस प्रकार बहुत सारे जो धातु चालक होते हैं, इन पर हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रमुख चालक और उनके उपयोग। प्रमुख चालक और उपयोग, यानी एक नंबर में बात करें जैसे तांबा हो गया, और एक एल्यूमिनियम हो गया। तो वैद्युतिक तारों का निर्माण है वो इनसे किया जाता है। ज्यादातर जो प्रसारण की और वितरण की जो लाइनें होती है, बड़ी लाइनें, तो उत्पादन केंद्रों पर वो, जैसे एल्यूमिनियम की वायरिंग है वो, एल्यूमिनियम की तार है वो काम में ली जाती है, और सामान्यतः हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो तांबे की तारों के माध्यम से की जाती है। यानी तांबे और एल्यूमिनियम का क्या प्रयोग है? वैद्युतिक तारों या वायरिंग, यानी विद्युतिक तारों या वायरिंग के रूप में हम तांबे और एल्यूमिनियम दोनों का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जैसे चांदी की हम बात करते हैं। पहले चांदी भी एक, जैसे सोना चांदी सभी धातुएं हैं, तो चांदी सबसे उत्तम प्रकार का, सबसे उत्तम या अच्छा चालक है। यानी प्रकृति में सबसे सर्वाधिक चालक की बात करें, किसकी चालकता अच्छी होती है? सबसे अधिक है वो चांदी की। पूरे जैसे सभी धातुओं में चांदी सबसे अच्छा चालक होती है। चांदी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रिले आदि के कंडक्टर बनाने में, रिले हो गया, और जैसे रिले के कॉन्ट्रैक्टर बनाने में, तो इलेक्ट्रॉनिक कामों में काम में आने वाले जो रिले होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर है वो, यानी संयोजक पॉइंट है वो चांदी के बनाए जाते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक क्या है? मिश्र धातु है दोस्तों। नाइक्रोम में किसका मिश्रण होता है? 80% निकिल, 80% क्या होता है? निकिल। इसमें 20% क्या होता है? क्रोमियम की मात्रा होती है। तो नाइक्रोम का प्रयोग है वो, उपयोग कहां पर किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग की बात करें तो
हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग एलिमेंट यानी उष्मक तंतु के रूप में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग वो सर्वाधिक किया जाता है। और नाइक्रोम के बाद में हम बात करते हैं जैसे जस्ते का, जस्ता। तो जस्ते का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, इसकी बात करें तो जस्ते का उपयोग है वो एक जैसे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं, यानी लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए, जंग रोधी यानी उस पर कोई किसी प्रकार का जंग न लगे, वो खराब ना हो, तो लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, जस्ते लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और इसका एक अन्य प्रयोग भी है, जैसे प्राथमिक सेलों का कैथोड या उसका आवरण या खोल, कई सेलों में जस्ते का आवरण भी बनाया जाता है और कैथोड के रूप में भी जस्ता काम में लिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जैसे मैंगनीन हो गया, यूरेका हो गई, इस प्रकार के कुछ धातु होते हैं। लोहा हो गया, पित्तल हो गया, पित्तल भी एक मिश्र धातु है दोस्तों। यानी बात करें पित्तल की, तो पित्तल एक मिश्र धातु है। किस चीज का मिश्रण होता है पित्तल में, तांबे और तांबा प्लस जस्ता। तो पित्तल का उपयोग भी कहाँ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बनाने में, यानी संयोजक बिंदु बनाने में, संयोजक बिंदु यानी कनेक्टिंग पॉइंट बनाने के लिए पित्तल का प्रयोग वो सर्वाधिक किया जाता है। आगे बात करते हैं जैसे मैंगनीन। मैंगनीन भी क्या है दोस्तों, एक मिश्र धातु है दोस्तों। इसमें 84% तांबा और 12% इसमें मैंगनीज, 84% तांबा, 12% मैंगनीज, 4% है वो निकिल। निकिल इसमें मिश्र धातु के रूप में होता है। और मैंगनीन का प्रयोग वो प्रतिरोधक बनाने में होता है, प्रतिरोधक तार बनाने में, प्रतिरोधक तार बनाने में मैंगनीन का उपयोग होता है। और एक होता है यूरेका। यूरेका भी क्या है, मिश्र धातु है दोस्तों। तो यूरेका का भी प्रयोग वो किसमें, प्रतिरोधक बनाने में होता है। और यूरेका का मिश्रण हम बात कर लेते हैं। मिश्रण क्या होता है, 60% तांबा और एक होता है 40% निकिल, 40% निकिल। और उपयोग भी यही है इसका, यूरेका का प्रतिरोध, यानी यूरेका और मैंगनीन का तापमान का मान है वो 0 होता है। उसी कारण इसका प्रयोग है वो प्रतिरोधक बनाने में होता है। और आगे बात कर लेते हैं जैसे लोहा। लोहा एक अच्छा चालक नहीं है, लेकिन चालक के रूप में लोहे को क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो कम होता है। कम होने के कारण है वो लोहे का प्रयोग है वो चालक धातु के रूप में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं द्रव अवस्था के रूप में पाए जाने वाला धातु, जैसे लेड और टिन। लेड और टिन को मिलाकर वो इसका लेड और टिन का उपयोग हम किस में करते हैं, फ्यूज बनाने में। इनके उपयोग में से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यानी इसका सामान्य क्वेश्चन बनता है कि सुमेलित करो या इस प्रकार के भिन्न छांटिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इन धातुओं में से किसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो सर्वाधिक फ्यूज है वो किसके बनते हैं, टिन और लेड के बनते हैं, फ्यूज बनाने और सोल्डर बनाने में।
विद्युतीय कार्य में जो जोड़ का कार्य जैसे सोल्डर बनाने में भी लेड और टिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये थे मुख्य कुछ धातु। अब हम बात करेंगे धातुओं के कुछ गुण होते हैं दोस्तों, यानी धातु हमें किस चीज को कहेंगे, कुछ उसके गुण होते हैं। धातुओं के गुण की बात करें, धातुओं का गुण होता है जैसे नंबर 1 यानी धातुओं में जो वस्तु धातु के रूप में काम लेते हैं उसमें एक तन्यता होनी चाहिए, तन्यता होनी चाहिए। तो तन्यता इस किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी उसमें खिंचाव, यानी वो उसमें जिस प्रकार एक सोना है वो विश्व में सर्वाधिक तन्य धातु है, इसी कारण वो सबसे महंगा, यानी एक छोटे से सोने के टुकड़े से कुछ किलोमीटर तक के तार बनाए जाते हैं, तो वही होती है तन्यता, यानी उसको एक लंबा खींचा जा सके, वो जल्दी से टूटे ना, उसमें वो के कंडक्टिंग यानी उसको बोलते हैं डक्टाइल, यानी उसमें तन्यता का गुण है वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए जो धातु हम काम में लेते हैं। तो धातु एक तन्यता होनी चाहिए। और 2 नंबर है कि सुदृढ़ होना चाहिए, सुदृढ़, सुदृढ़ होना चाहिए धातु। और तीसरा है कि वातावरण के प्रभावों से मुक्त रहने वाला होना चाहिए। और यानी वो सुदृढ़ होना चाहिए, मतलब वो जल्दी से टूटने वाला ना होना चाहिए, और वातावरण के प्रभावों से वो अप्रभावित रहने वाला होना चाहिए, वातावरण के प्रभावों से मुक्त रहने वाला होना चाहिए। कुछ धातुओं के इस प्रकार गुण होते हैं दोस्तों। तो कुछ मुख्य धातुओं पर हमने बात की और मिश्र धातुओं पर बात की। आगे हम बात करेंगे जैसे अचालकों की। अचालक, तो जिस प्रकार धारा प्रवाहित करवाने का गुण होता है चालक का, चालकता बोलते हैं, तो चालकता के विपरीत यानी चालक और एक होता है अचालक, जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं करवाई जा सके, आसानी से धारा प्रवाहित नहीं करवाई जा सके। जिन पदार्थों के अंतिम परमाणु कक्षा पूर्ण हो या 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त हो तो उसे हमें अचालक कहते हैं। यानी परमाणु संरचना के आधार पर बात करें अचालक की, तो जिस पदार्थ की अंतिम परमाणु कक्षा या तो पूर्ण हो या उसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन युक्त हो। तो पहले हम चालक की बात करी थी, चालक के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जैसे 1 2 3 और 5 और 6 और 7 है, यानी इतने जिसके अंतिम परमाणु कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉनों को एक चालक कहलाता है। और 8 वाले क्या होता है, अचालक होता है। अचालक जिन पदार्थों की परमाणु की कक्षा पूर्ण हो या 8 इलेक्ट्रॉन युक्त हो उसे अचालक कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाह है वो सुगमता से ना उसके धारा प्रवाह न हो सके, सुगमता क्या हो ही ना सके, सुगमता से धारा प्रवाह न हो सके, उसे मैं अचालक कहते हैं दोस्तों। तो चालकों के कुछ गुण पाए जाते हैं, अचालकों के गुणों, विभिन्न प्रकार के अचालक होते हैं, जैसे इन पर हम आगे बात करेंगे। तो अचालकों के गुण की बात करें, नंबर 1 क्या होता है कि उसका उच्च रोधन क्षमता। उच्च रोधन क्षमता का मतलब हो गया दोस्तों कि जिस प्रकार उसमें जैसे वो एक अच्छा इंसुलेशन प्रदान करने वाले, एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए वो एक, तो जो विद्युतिक उपकरणों की सुरक्षा कर सके, उच्च रोधन क्षमता वाला होना चाहिए। और नंबर 2 की बात करें, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य में उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए वो अचालक।
तो उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि उसकी अचालक जो कुछ अचालकों को हम बात करेंगे, वोल्टेज सहनसीमा होती है कुछ अचालकों की,